कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूँ। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 4 फरवरी 2025 देश में संसद का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष हमलावर है कई दिनों से और आज बारी थी सदन में, लोकसभा में नेता सत्ता दल के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन के गांधी परिवार, अरविंद केजरीवाल और विपक्षियों पर एक एक मुद्दे पर निशाना साधा। आज शो में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बात दिल्ली चुनाव की होगी, बात सुप्रीम कोर्ट की होगी, बात टेक्सास से अमृतसर आ रहे उस प्लेन की होगी जिसमें अवैध भारतीय जो अमेरिका की जमीन पर अवैध थे उनको वापस लाया जा रहा है। इसके अलावा देश और दुनिया की खबरें होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लल्लन टॉप शो और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के बजट सत्र पर भाषण की। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दे रहे थे तो जैसे उनके जहन में दिल्ली का चुनाव, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की एक दिन पहले दी गई स्पीच और विपक्षी नेताओं के हमले जो थे उससे जुड़े कीवर्ड थे। उन्होंने शुरुआत में ही गरीब मिडिल क्लास का जिक्र किया और नारी शक्ति का जिक्र करना भी नहीं भूले। 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। ऐसे ही नहीं, बीते 10 साल में इनकम टैक्स को कम करके भी हमने मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने का काम किया। 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा इतना स्पष्ट था कि हर कोई समझ जाता। उन्होंने अपने भाषण में शीश महल, जकूजी, झुग्गी में फोटो सेशन का जिक्र किया। ये कीवर्ड्स दिल्ली चुनाव में खूब चल रहे हैं और मुकाबला अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की पार्टी से ही है। ये संयोग नहीं, प्रयोग ही है, क्योंकि भाषण वाले दिन की तारीख 4 फरवरी है और दिल्ली में वोटिंग 5 फरवरी को। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। पाँच फरवरी से ख्याल आया इस दिन प्रधानमंत्री संगम जाएंगे महाकुंभ में स्नान के लिए। इस तरह की खबरें आ रही हैं। बहरहाल आज के भाषण पर लौटते हैं। नौकरी और संविधान को लेकर विपक्ष के हमलावर रुख का प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। दिल्ली के चुनाव के पहले हरियाणा की याद दिलाई कि कैसे वहां सरकार बनने के बाद बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां दी गई। इस बात पर भी जोर कि वहां तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। संविधान पर पीएम मोदी ने शाहबानो केस, 370 हटाने, 3 तलाक सबका जिक्र कर राहुल गांधी पर निशाने पर लिया, जो संविधान की किताब लेकर चलते हैं।
इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। ध्यान रहे, एक दिन पहले ही राहुल ने संसद में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। ओबीसी, एससी, एसटी को आबादी के हिसाब से हक नहीं मिलने की बात कही थी। पीएम मोदी उनके जवाब में एक परिवार के 3 सांसद वाला सवाल लेकर आए। यानी राहुल से ही पूछ लिया कि हक की बात करते हैं और संसद में गांधी परिवार से ही 3 सांसद, खुद राहुल, प्रियंका और राज्यसभा में सोनिया गांधी। There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए थे। कहा था चीन ने भारत के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। ये भी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसलिए बार बार अमेरिका भेजा गया ताकि पीएम को ट्रंप के शपथ ग्रहण में बुलाया जाए। इस पर पीएम मोदी ने राहुल के विदेश ज्ञान का मजाक उड़ाते हुए उनको पढ़ने के लिए एक किताब रेकमेंड कर दी। कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहा। महाकुंभ की भगदड़ से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे उठा रहा। इसलिए स्पीच के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को ये बात कहकर छेड़ा कि उनकी सरकार बरसों तक कहीं नहीं जाने वाली। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं, हमें और बड़े लक्ष्य पार करने, और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। बात संसद की चल रही है तो आज हुई बहस पर भी नजर डालते हैं। आपको मालूम ही है,
बजट सत्र का आज चौथा दिन था। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। पहला नाम कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव। अखिलेश अपनी जगह से उठे और स्पीकर से आग्रह किया कि हमें महाकुंभ में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और फिर संसद में हंगामा शुरू हो गया। सीनियर लीडर है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। इसके बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। महाकुंभ में कुप्रबंधन के आरोप लगाए। साथ ही कहा वहां भगदड़ में मारे गए लोगों की असल संख्या छिपाई जा रही है। देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। सपा सांसद ने कुछ मांगे भी सामने रखी। कहा महाकुंभ आपदा प्रबंधन खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी केंद्र को दी जाए। घायलों का इलाज, दवा, डॉक्टर, भोजन पानी का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। साथ ही भाषण के एक मौके पर अखिलेश ने इस्तीफा देने की बात भी कर दी और तंज में कहा, कहने को केंद्र और यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन एक इंजन कभी दूसरे इंजन को नमस्कार नहीं करता। ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अखिलेश के निशाने पर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी रही। वजह जातीय जनगणना। अखिलेश यादव बोले, आज कांग्रेस जातीय जनगणना के पक्ष में है, पहले वे भी इसके खिलाफ थे। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी, और अध्यक्ष महोदय मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जातीय गणना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहूंगा, हम आपके साथी हैं, और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। सपा सुप्रीमो के बाद बारी आई पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। उन्होंने भी महाकुंभ की भगदड़ का जिक्र किया और सरकार के साथ साथ बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निशाने पर लिया। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए, ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष पे चल जाए। भैया, महाकुंभ राज्यसभा की कार्रवाइयों के भी केंद्र में रहा। 11 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो सांसदों ने सभापति जगदीप धनखड़ को स्थगन का प्रस्ताव दिया। उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। फिर सभापति के पास महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा का प्रस्ताव आया, उसे भी खारिज कर दिया। इसके बाद क्या हुआ जो बताएंगे वो समझिए, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि पहले, और ये एक दिन पहले ही रच दी गई थी जब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को आधार बनाकर सरकार पर निशाना साधा था। दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, इसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। जब आज चर्चा हुई तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी महाकुंभ के आधार पर सरकार पर तीखे हमले किए। सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं, मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई सर।
अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं, मैं जानता हूं मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। विपक्ष और भी मुखर हुआ जब मथुरा से लोकसभा की सांसद भाजपा नेता का संसद के बाहर ये बयान आया। हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पार्ट, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन अगर वो विजुअल्स देखेंगी, अगर वो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जो दर्द और जिस तरह का मायूसी परिवारजनों के बीच में है, तो मैं समझती हूँ उनको देखना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। अखिलेश यादव लोकसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार पर इल्जाम लगा रहे थे। उधर दोपहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस के सामने आए। वो आज भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की और विपक्ष के हमलों पर ये तर्क दिए। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखे। संसद में और क्या हुआ ये जानने के लिए आप संसदीय मामलों का हमारा शो संसद में आज जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगली खबर का रुख करते हैं। 3 फरवरी 2025 यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रात के 11:41 पर सीएम आतिशी ने एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखी। कहा कि कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी, उन पर एक इल्जाम कि उनके बेटे मनीष बिधूड़ी हैं जो कालकाजी के वोटर न होते हुए भी कालकाजी में घूम रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन, मुझे उम्मीद है प्रशासन कार्रवाई करेगा। आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए रमेश बिधूड़ी ने कहा, आतिशी जी हार की बौखलाहट में केजरीवाल जी की तरह कुछ भी मत कहिए, स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार ना करें। बिधूड़ी ने बताया, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट और छोटा मैकेनिकल इंजीनियर जो विदेश में एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और फिलहाल वहीं है। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठी हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे, दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है उसकी फैमिली मदद नहीं करती है। इस बहस के बीच 4 फरवरी की सुबह यानी चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले दिल्ली से एक और खबर आई। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया। साथ ही मनीष बिधूड़ी पर भी उल्लंघन का केस दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने आतिशी के ट्विटर पोस्ट पर रिप्लाई करके इसकी जानकारी दी। क्या लिखा पुलिस ने? 3-4 फरवरी की रात 12:30 बजे कालकाजी से आप उम्मीदवार 50 से 70 लोगों और 10 गाड़ियों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पाई गई। पुलिस ने उन्हें आचार संहिता के चलते रास्ता खाली करने को कहा। फ्लाइंग स्क्वाड की शिकायत पर पीएस गोविंदपुरी में, पीएस यानी पुलिस स्टेशन गोविंदपुरी में, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और आरपी एक्ट 126 के तहत मामला दर्ज किया गया। जो पार्टियां हैं इनके आपस में कॉल्स हमें आई, तो उसमें जब हमने फर्स्ट कॉल पर रिस्पॉन्ड किया तो 2 जने जो भाजपा से थे और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं वहाँ के वोटर्स थे, तो उनके अगेंस्ट में हमने एक्शन लिया। उसके बाद जब दूसरी कॉल आई तो जब हम पहुँचे वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ पे एकत्रित हो रखे थे। 10 करीब गाड़ियाँ थी इनकी और 40 करीब इकट्ठे हो रखे थे। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे थे, तो इन पे जो है 188 की कार्रवाई जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और एमसीसी का उल्लंघन करने पे हमने की है। ये डेवलपमेंट सामने आए तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर आए और लिखा, खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना और दारू और पैसे और सामान बंटवाना है।
यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल के आरोप थे। वो बार बार काम शब्द को हाईलाइट कर रहे थे। इधर मुख्यमंत्री आतिशी ने भी नए सिरे से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। आतिशी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग से मीटिंग का वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन आयोग समय नहीं दे रहा। चुनाव आयोग पर संसद भवन के अंदर भी बात हुई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने भाषण में बारहा दिल्ली के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के इल्जाम लगा दिए। उन पर तो बात जरूर करें जिनके बारे में बात हो रही है, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग। आज उन्होंने भी जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, 3 सदस्यीय आयोग ने महसूस किया है कि दिल्ली चुनावों में आयोग को बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने आश्वासन दिया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव साफ सुथरे होंगे। इसके लिए 1.5 लाख कर्मी तैनात किए गए हैं। हालांकि अपनी पोस्ट में इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया। ये तो बात चुनाव की, लेकिन आपका एक और मुसीबत इंतजार कर रही थी। आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम आतिशी को मानहानि के केस में नोटिस जारी किया। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की है, पार्टी बदलने के लिए रिश्वत भी ऑफर की है। इसके खिलाफ बीजेपी नेता प्रवीण शंकर ने कोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आतिशी को ये नोटिस जारी किया और कहा, याचिकाकर्ता की दलील सुनने से लगता है कि मामले को सुनने की जरूरत है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को। देश से विदेश का रुख करते हैं, आएंगे वापस देश पर ही। आएंगे क्या, लैंड करेंगे। अमेरिका की नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपनी धरती पर अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट करने की यानी वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 3 फरवरी को अवैध प्रवासियों को लेकर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुआ। इसमें कुल 205 भारतीय नागरिक सवार हैं। एयरक्राफ्ट ने सुबह 3 बजे टेक्सास से उड़ान भरी। 4 फरवरी को देर रात ये एयरक्राफ्ट पंजाब के अमृतसर में लैंड करेगा। आपको मालूम ही है, ट्रंप ने जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चुनावी कैंपेन से लेकर राष्ट्रपति चुने जाने तक एजेंडा साफ, अमेरिका में गैर कानूनी प्रवासियों की छुट्टी करना। शपथ के बाद ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था और इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन भी किए, जिसके बाद यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE ने 15 लाख अवैध निवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 18,000 लोग भारतीय निकले। यानी इतने भारतीय अमेरिकी सरकार के मुताबिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। अब इन भारतीयों को अमेरिका की सरजमी से भारत की ओर रवानगी शुरू की गई है। इसे ही अंग्रेजी में डिपोर्टेशन या डिपोर्ट करना कहते हैं। इस प्रैक्टिस पर दिल्ली में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस को स्टेटमेंट भी दिया और कहा, अमेरिका इस समय अपनी सीमाओं को और मजबूत कर रहा है। प्रवासियों के लिए नियम और कठोर किए जाएंगे और गैर कानूनी प्रवासियों को निकाला जाएगा। मैसेज साफ है, गैर कानूनी प्रवास की वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि इस डिपोर्टेशन को सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ना एक जल्दबाज कोशिश होगी, क्योंकि जो बाइडेन के कार्यकाल में भी इस तरह के प्रयास हुए थे। ICE की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से वापस भेजे जाने वाले अवैध प्रवासी भारतीयों की संख्या पिछले 4 साल में 5 गुना बढ़ी है। साल 2021 में करीब 292 भारतीय वापस भेजे गए। 2024 में संख्या बढ़कर 1529 हो गई थी। ये तो इमिग्रेशन विभाग का डेटा है। वहां की गृह सुरक्षा देखने वाली होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक करीब 1100 भारतीयों को वतन वापस भेजा गया था। इस मुद्दे पर भारत का रुख भी साफ है। 21 जनवरी 2025 को भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की और तब भारतीय विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वेरिफिकेशन के बाद वापस लेने को राजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस महीने एक बयान में कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन एक समस्या है और भारत इसका किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है। India is firmly opposed to illegal migration, especially as it is linked to other forms of organized crime. As part of India-US migration and mobility cooperation, both sides are engaged in a process to deter illegal
migration, while also creating more avenues for legal migration from India to the US. डिपोर्टेशन की इस कार्रवाई पर इसलिए भी ज्यादा बात हो रही क्योंकि जल्द ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अमेरिका जाने वाले हैं। पीएम मोदी 10 और 11 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस जाएंगे और इस यात्रा के बाद यूरोप से वो 12 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे। 13 फरवरी को उनकी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग है। ट्रंप के नए कार्यकाल में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये पहली वार्ता होगी। अगर आप इस मुद्दे को विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारे दुनिया भर की खबरों से जुड़े कार्यक्रम दुनियादारी का आज का एपिसोड जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सुर्खियों की बारी। 4 फरवरी को यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में असम में मौजूद अवैध प्रवासियों के डिटेंशन सेंटर से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने 63 विदेशी घोषित लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए असम सरकार को फटकार लगाई। दरअसल बीते कुछ वर्षों में असम में भारत में अवैध रूप से लोगों की शिनाख्त हुई थी और उन्हें राज्य के अलग अलग डिटेंशन सेंटर में रखा गया। उन्हें उनके वतन भेजे जाने तक इन्हीं सेंटर्स में रखना तय हुआ। असम सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि इन लोगों को भेजना संभव नहीं क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे किस देश के रहने वाले हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा, आपने बंदियों को वापस भेजने पर यह कहते हुए इनकार किया कि आपको उनके पते नहीं मालूम, इसकी चिंता क्यों नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने और क्या कहा, आप इसके लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से है तो आपको पाकिस्तान की राजधानी पता है, आप उन्हें वहीं भेज दें। दूसरी बात, असम में कई विदेशी हिरासत केंद्र हैं, आपने कितने लोगों को निर्वासित किया है, 2 हफ्ते में हलफनामा देकर बताएं। तीसरी बात, एक बार किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर देते हैं तो उन्हें अनंत काल तक हिरासत में नहीं रख सकते, 14 दिन में इन लोगों को वापस भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को भी नोटिस जारी किया और कहा सरकार ये बताए कि जिनकी राष्ट्रीयता पता नहीं है उन मामलों को किस तरह निपटाया जाए क्योंकि ये ना ही भारतीय नागरिक हैं और ना ही उनकी असली नागरिकता पता है। हम सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 महीने का वक्त देते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही भेज दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में भेज दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब से भरे। एक बार फिर से हंसिएगा वैसे।